साल था 2018। एक नया साल, नई उम्मीदें और एक नई शुरुआत। लेकिन इंडिया को एक ऐसी खबर मिली जिसने देश की फाइनेंशियल नींव हिला दी। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि हर कोई स्तब्ध रह गया। पंजाब नेशनल बैंक, जो देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक है, के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। यह बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। कितने का? 12,000 करोड़। यह रकम इतनी बड़ी थी कि इसे समझ पाना भी मुश्किल था। यह कोई मामूली घोटाला नहीं था, यह एक सोची समझी डकैती थी। इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े किए। यह एक वेकअप कॉल था। इस स्कैम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। इतना बड़ा फ्रॉड बरसों तक कैसे चलता रहा? यह सवाल हर किसी के मन में था। इसका जवाब था झूठी गारंटीज और नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक जाल। यह एक बहुत ही जटिल योजना थी। ये एक कड़वा सच था कि हमारे पैसों की रक्षा करने वाली इंस्टीट्यूशंस भी करप्ट हो सकती हैं। यह एक बहुत बड़ा धक्का था। इस स्कैंडल के सेंटर में था एक नाम जो लग्जरी और दौलत का प्रतीक था, नीरव मोदी। यह नाम अब घोटाले का पर्याय बन गया था। स्टार्स का डायमंडेयर मोदी अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और लैविश लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। उसकी चमक धमक ने सबको अंधा कर दिया था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक धूर्त दिमाग था जो इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड की योजना बना रहा था। यह एक बहुत ही चालाकी से रची गई साजिश थी। पीएनबी स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल लॉस के बारे में नहीं था, इसने पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ा। लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर से विश्वास उठ गया। इसने हमें कॉर्पोरेट ग्रीड और लूपहोल्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जिनकी वजह से ऐसे क्राइम होते हैं। यह एक बहुत बड़ा सबक था। पीएनबी स्कैम की कहानी एक सबक है जो हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए विजिलेंस बहुत जरूरी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पीएनबी स्कैम किसी एक आदमी का काम नहीं था। इसमें कई लोग शामिल थे। हर किसी का इस प्लान में एक रोल था। सबसे आगे था नीरव मोदी, वो फ्लैम्बॉयंट डायमंडेयर जो इस स्कैंडल का चेहरा बन गया। मोदी ने अपने अंकल मेहुल चौकसी के साथ मिलकर अपनी कंपनीज के लिए पीएनबी से फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग एलओएस हासिल किए। ये लूस असल में पीएनबी द्वारा दूसरे इंडियन बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेस को दिए गए गारंटीज थे। इनसे मोदी की कंपनीज को पर्ल्स और डायमंड्स इंपोर्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता था। लेकिन ये एलओएस बिना किसी कोलैटरल या सही ऑथराइजेशन के गलत तरीके से हासिल किए गए थे। मोदी और चौकसी ने पीएनबी के अंदर अपने लोगों का नेटवर्क बनाया। ये बैंक ऑफिशियल्स लालच या दबाव में आकर इन साफ वायोलेशंस को नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने बैंक के इंटरनल सिस्टम्स को बाईपास किया और बिना कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किए लूज इश्यू करते रहे। स्कैम तब पकड़ा गया जब इनमें से कुछ लूज का रीपेमेंट का टाइम आया। इंडियन बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेस, जिन्हें फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता था, पेमेंट के लिए पीएनबी के पास पहुंची। तब जाकर बैंक को स्कैम के साइज का अंदाजा हुआ। मोदी और चौकसी मुसीबत भांपकर पहले ही देश छोड़कर भाग गए थे, टूटे हुए ट्रस्ट और फाइनेंशियल बर्बादी का मंजर छोड़कर। पीएनबी स्कैम सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाने का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। यह एक ऐसा घोटाला था जिसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। यह लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग एलओएस के मिसयूज पर बेस था, जो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। लूज इंटरनेशनल ट्रेड में एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो इंपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करने में मदद करता है। लूज असल में बैंक गारंटीज होते हैं जो इंपोर्टर्स को ओवरसीज बैंक से क्रेडिट लेने की परमिशन देते हैं। ये गारंटीज इंपोर्टर्स के लिए एक फाइनेंशियल एश्योरेंस का काम करते हैं। ये रहा स्कैम कैसे हुआ। 1. नीरव मोदी की कंपनीज इंपोर्ट्स के लिए पैसा जुटाने के लिए पीएनबी, खासकर मुंबई के ब्रेडी हाउस ब्रांच, से लूज मांगती थी। ये लूज उन्हें इंटरनेशनल सप्लायर्स को पेमेंट करने में मदद करते थे। 2. सही प्रोसीजर फॉलो करने के बजाय, जिसमें कोलेटरल और हायर लेवल अप्रूवल्स की जरूरत होती थी, करप्ट पीएनबी ऑफिशियल्स बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का यूज करके फ्रॉडुलेंट एलओएस इश्यू करते थे। ये ऑफिशियल्स अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। 3. इन एलओएस को जानबूझकर पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखा जाता था ताकि ट्रांजैक्शंस छुपे रहें और कोई डिटेक्ट न कर पाए। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका था ट्रांजैक्शंस को छुपाने का। 4. इन फ्रॉडुलेंट एलओएस के साथ मोदी की कंपनीज दूसरे इंडियन बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेस से शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेती थीं अपने एलिज्ड इंपोर्ट्स के लिए। ये क्रेडिट उन्हें बिना किसी रियल कोलैटरल के मिल जाता था। 5. इन एलओएस से मिला क्रेडिट लेजिटिमेट बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जाता था,
बल्कि पुराने लोन्स चुकाने के लिए यूज होता था, जिससे डेट बढ़ता जाता था और एक बड़ा क्रेडिट बबल बन गया। ये एक विशेष साइकिल बन गया था। ये प्लान बरसों तक अनडिटेक्टेड रहा क्योंकि बैंक ऑफिशियल्स और मोदी की कंपनीज के बीच सांठगांठ थी और दोनों पार्टीज को इसका फायदा हो रहा था। पीएनबी के इंटरनल कंट्रोल्स कमजोर थे और मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी आउटडेटेड थे और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुआ। इस सिस्टम का मिसयूज करके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को छुपाया गया। जब इनमें से कुछ लूज के रिपेमेंट का टाइम आया, तब जाकर ये भांडा फूटा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और स्कैम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो चुका था। जैसे ही पीएनबी स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिलाया, ये स्पष्ट हो गया कि यह मामला बहुत बड़ा और गंभीर है। गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। सरकार ने तुरंत ही इस मामले को प्राथमिकता दी और सभी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, जिसे फाइनेंशियल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होती है, ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी। ईडी ने अपने सबसे अनुभवी अधिकारियों को इस केस पर लगाया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और करप्शन एंगल्स पर फोकस करते हुए। सीबीआई ने अपने विशेष टीमों को इस मामले की तह तक जाने का निर्देश दिया। क्रिमिनल कंस्पिरेसी और करप्शन एंगल्स पर फोकस करते हुए कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई तेजी से शुरू हो गई। ईडी ने ट्रांजैक्शंस के कॉम्प्लेक्स वेब को सुलझाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि पैसे कैसे और कहां से आए और कहां गए। पैसों के फ्लो को ट्रैक किया और उन एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जो फ्रॉड से हासिल किए गए थे। इसमें महंगी गाड़ियां, बेशकीमती गहने और अन्य लग्जरी आइटम्स शामिल थे। साथ ही सीबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और उनके साथियों से जुड़ी कई जगहों पर रेड्स की और कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस जब्त किए। इन दस्तावेजों ने मामले को और भी स्पष्ट कर दिया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मोदी और चौकसी की हजारों करोड़ की एसेट्स फ्रीज कर दी, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज, लग्जरी वॉचेस और अन्य कीमती सामान शामिल थे। इंडिया और विदेश दोनों में, विदेशों में भी उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इंटरपोल के थ्रू उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिसेस जारी किए गए, जिससे दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन फ्यूजिटिव्स के बारे में अलर्ट किया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था ताकि वे कहीं भी छुप न सकें, जिससे दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन फ्यूजिटिव्स के बारे में अलर्ट किया गया। इंटरपोल के साथ मिलकर भारत ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया। गवर्नमेंट ने उनके पासपोर्ट्स भी कैंसिल कर दिए, जिससे उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई और उन्हें पकड़ने का प्रेशर बढ़ गया। यह कदम उन्हें देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उठाया गया था, जिससे उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई और उन्हें पकड़ने का प्रेशर बढ़ गया। हवाई अड्डों और अन्य सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसमें सिर्फ मोदी और चौकसी ही नहीं, बल्कि कई बैंक ऑफिशियल्स भी शामिल थे, जिन्होंने पर्सनल गेन के लिए उनके साथ मिली भगत की थी। इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि कई बैंक ऑफिशियल्स भी शामिल थे, जिन्होंने पर्सनल गेन के लिए उनके साथ मिली भगत की थी। इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और बैंक की सुरक्षा को खतरे में डाला। ईडी ने कई पीएनबी ऑफिशियल्स को, जिनमें जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक के लोग शामिल थे, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग और करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट किया। जिनमें सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग और करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट किया। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के बाद न्याय का रास्ता लंबा और मुश्किल था। अथॉरिटीज ने कल्प्रिट्स को ढूंढने और उन्हें सजा दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। लीगल बैटल्स शुरू हुई और एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल पर एक मेन मुद्दा बन गया। ये लीगैलिटीज और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का एक कॉम्प्लेक्स वेब था। चैलेंजेस के बावजूद न्याय की लड़ाई जारी रही। लीगल सिस्टम भले ही स्लो था, लेकिन प्रोग्रेस दिखा रहा था। हर स्टेप अथॉरिटीज के डिटर्मिनेशन का सबूत था कि वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे। जैसे जैसे न्याय की चक्की चलती रही, पब्लिक को उम्मीद थी। सबका मानना था कि आखिरकार न्याय मिलेगा और क्रिमिनल्स को अपनी करतूतों की सजा मिलेगी। सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन न्याय के लिए कमिटमेंट कम नहीं हुई। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के बाद सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की कोशिशें की गईं। नए प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड्स न हो सकें।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस अपनाने शुरू किए और ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। लेकिन फूल प्रूफ सिस्टम बनाने का रास्ता हमेशा बदलता रहता है। तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट रहना जरूरी है। रेगुलरली अपने अकाउंट्स चेक करें और किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी पर ध्यान दें। सिक्योर पासवर्ड्स यूज करें और जहां पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। और अगर कुछ सही न लगे तो रिपोर्ट करने में हिचकिचाए नहीं। आखिरकार आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स और अकाउंट्स की बात नहीं है। फाइनेंशियल स्कैम्स का इम्पैक्ट बैलेंस शीट से आगे जाता है। ये लोगों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को कम करता है। ये लोगों और बिजनेसेस की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी का माहौल बनाना जरूरी है। याद रखें, फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बारे में भी है। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और न्याय की तलाश जारी है। अभी भी लेसन सीखे जा रहे हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड अलर्ट है। ये चैप्टर भले ही अधूरा हो, लेकिन ये हमें विजिलेंस, इंटेग्रिटी और फाइनेंशियल सिस्टम्स में लगातार इंप्रूवमेंट की ज़रूरत याद दिलाता है। सेफर फाइनेंशियल फ्यूचर का सफ़र एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये सबको मिलकर करना होगा।